आया था ब्रिटेन ने की तरफ से, उन्होंने उसकी रिकमेंडेशन पर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनी थी। वहां से भी सीट तो पाकिस्तान के पास चली गई, टोटल सीट्स हमारे पास बची 293 भी है, लिबरल्स भी है, लेफ्टिस्ट भी है, राइटिस्ट भी है। ये क्या होते हैं ये किसी और दिन बात करेंगे भाई, ये होते क्या है, ठीक है। बट मतलब ये मान के चलो जो भी विचारधारा पॉसिबल है वो सारी की सारी विचारधाराएं कहां पर है, यहाँ है। वो प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट में जोड़ना है या नहीं जोड़ना, तो जितने भी इंपोर्टेंट डिस्कशन थे सारे के सारे क्या करे गए, डिस्कस करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अंबेडकर, और ये चारों ही पता क्या है, एक आइडियोलॉजी के व्यक्ति नहीं, इन चारों की खुद की अलग विचारधारा एक दूसरे से, और फिर वो कंप्लीट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये लेकर आते। प्रोसीजर मैं बता रहा हूं कि कैसे डिस्कशन होता है। फिर लोग इनसे क्वेश्चन पूछते कि ये क्यों करा गया। गुड मॉर्निंग, कैसे हो, सब ठीक हो? नेक्स्ट क्लास शुरू करें। हमने अभी तक जो 11th में पॉलिटिकल साइंस में हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं और उसके कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन की बात करी है, साथ में फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी है, और जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक करा था कि भी क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है, एक्सेप्टेबल है या वैलिड है। क्या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, इफेक्टिव भी बोल सकते हो, कब होता, 3 पॉइंट्स पे बात करी थी। मोड ऑफ प्रोमुलगेशन, ध्यान होगा भाई सभी को, सब्सटेंटिव प्रोविजंस, और साथ में जो थर्ड पॉइंट पे हमने डिस्कस करा था वो क्या था, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन्स। और हमने देखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन तीनों ही पॉइंट्स पे खरा था। क्लियर है? अब इसके बाद जो पॉइंट या जो टॉपिक हमें करना है, कंपोजिशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। कैसे हमारी संविधान सभा बनी थी और उसमें क्या क्या था, कंपोजिशन क्या थी भाई, क्या सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन था, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब थे, कंपोजिशन, ठीक है। और ये कैसे बनी थी ये अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से सुनो। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये कैबिनेट मिशन, ध्यान रखना बस, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में, कैबिनेट मिशन आया था ब्रिटेन ने की तरफ से, उन्होंने उसकी रिकमेंडेशन पर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनी थी, ठीक है, कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पे। उसके बाद हमारी जो 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक हुई और लास्ट में 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन के तैयार हुआ था। क्लियर है? ये सिंपल सी बात है। जो इंडिया था 292 सीट्स तो वहां से थी जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल था। 93 सीट्स थी देसी रियासतों की। ध्यान है भाई, जो ये 292 सीट्स थी इनके जो मेंबर थे वो बेसिकली कहां से चुने गए थे, जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए थे भारत में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन, ये इनडायरेक्टली चुने गए थे। और जो ये प्रिंसली स्टेट्स है ना, ये प्रिंसली स्टेट, यहां पे तो देखो भाई एरिया ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल जो अंग्रेजों के अधीन था, और एक ये है प्रिंसली स्टेट्स जो देसी रियासत थी। इनको तो सिर्फ नॉमिनेट करवाया गया था भाई, कि नॉमिनेट करके भेजो आपको, जैसे किसी भी देसी रियासत के राजा को बोल दिया कि भी नॉमिनेट करके भेज दो, ठीक है। एक सीट दी गई थी, जो रेशियो था 10 लाख लोगों पे। दस लाख की पॉपुलेशन पे एक सीट। नॉर्मली 3 कैटेगरी में डिवाइड थी, मुस्लिम,
सिक्स और जनरल। ठीक है। और जो ये 293 है, ये 292 सॉरी, इनका तो इनडायरेक्ट चुनाव हुआ था। कैसे हुआ था वो बाद की बात है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ये क्या थे? नॉमिनेटेड। मतलब नॉर्मली नॉमिनेटेड थे, थोड़ा बहुत डिस्कस करके इनको चुना गया था। अब समझो, और ये सबसे पहले ये अनडिवाइडेड इंडिया के लिए बनाया गया था ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस समय तक 9 दिसंबर 1940 तक हम आजाद तो हुए नहीं थे, या ना बंटवारा हुआ था फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। बट बंटवारे के बाद पाकिस्तान जब अलग हो गया तो हमारी जो टोटल सीट बची, जो पाकिस्तान का एरिया था, क्योंकि वहां से भी सीट तो पाकिस्तान के पास चली गई, टोटल सीट्स हमारे पास बची 293। जो लास्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो हुई थी भाई 24 जनवरी 1950 को। क्लियर है। और इस दिन 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे टोटल में से, 293 में से इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करे थे। ध्यान दो, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करा गया था। इसकी जो पहली मीटिंग है 9 दिसंबर 1946 को हुई, और 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। 292 सीट्स थी जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल था, और 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट या देसी रियासतों की। इनको इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना गया था, और जो प्रिंसली स्टेट थी नॉमिनेशन से चुना गया था इनको। ठीक है। पॉपुलेशन का क्या आधार था? 10 लाख लोगों में एक सीट थी। तीनों मतलब सीट को 3 कैटेगरी करा गया था, मुस्लिम, सिख और जनरल। भारत के आजाद होने के बाद टोटल सीट बची 293। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को 284 मेंबर इसमें प्रेजेंट थे। ठीक है। तो इसमें मुस्लिम भी है, सिख भी है और जनरल भी। जनरल में हिंदू आगे और जो दूसरे जो बच गए मुस्लिम और सिख को छोड़ के। अब ध्यान दो, ये तो ऐसे बनी थी। अब कंपोजिशन की अगर बात करें, कौन कौन से वर्ग थे भाई? जनरल में एससी भी थे, तो 28 मेंबर एससी से भी थे, मुस्लिम भी मेंबर थे, सिख भी थे, हिंदू मेंबर भी थे। हर वर्ग से इसको रिप्रेजेंटेटिव बनाने की कोशिश करी गई थी। भले ही इनको डायरेक्ट नहीं चुना गया लोगों के द्वारा, भले ही जैसे आज चुनाव होता है ऐसे नहीं चुना गया था, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। उसके बाद भी पूरी कोशिश करी गई थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्रेजेंटेटिव बनाने की, ताकि इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग, जाति, धर्म के लोग इसमें एक साथ मिलकर काम कर सके। एक तो ये था भाई कंपोजिशन की बात। दूसरी बात एक इसमें था कि भी ये बोला जाता इसमें एक पार्टी का डोमिनेंस था, बिल्कुल था भाई। लगभग 82% जो मेंबर थे वे कांग्रेसी थे। 82% लगभग कौन थे? कांग्रेस वाले। बट उसके बाद भी ये बोलना कि भी कांग्रेस एक पार्टी है, ये सही नहीं है। कांग्रेस एक विचारधाराओं का कोएलिशन है, इसमें हर प्रकार के लोग हैं। सोशलिस्ट भी हैं इसमें, कम्युनिस्ट भी हैं, डेमोक्रेटिक्स भी हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, लिबरल्स भी हैं, लेफ्टिस्ट भी है, राइटिस्ट भी है। ये क्या होते हैं ये किसी और दिन बात करेंगे भाई, ये होते क्या है। ठीक है। बट मतलब ये मान के चलो जो भी विचारधारा पॉसिबल है वो सारी की सारी विचारधाराएं कहां पर है? यहां है वो। ठीक है। तो ये बोलना कि भी एक पार्टी का डोमिनेंस था, ऐसा नहीं है। सारी विचारधाराओं के व्यक्ति,
सभी सोशल ग्रुप्स के व्यक्ति अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई इस टॉपिक में, इससे ज्यादा ये कुछ खास है नहीं, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट पे चले, अब बताओ, चले भाई नेक्स्ट, चलो। ये द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, टॉपिक देख लेता हूं। देखो ये होता है विवाद का सिद्धांत। वाद, हमें एक बात का पता है, ये वाद का सिद्धांत लिखा भाई, हमें एक चीज का पता है, जो आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिप्रेजेंटेटिव, वाट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ या हैज, लिख लो यहां पे, हैज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये तो बात हमने पहले भी कर ली है, बट उसके बाद भी जो प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैसे? हर वर्ग के आदमी होना काफी नहीं है, हर वर्ग के आदमियों का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। देखिए, मान के चलो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसमें हर वर्ग के व्यक्ति हैं, और पार्टिसिपेट सिर्फ जो डिस्कशन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट सिर्फ एक दो वर्ग कर रहा है, तो फिर वो क्या रिप्रेजेंटेशन है? रिप्रेजेंटेशन होना एक बात है, उसको सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स का पार्टिसिपेट करना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, वो अलग बात है। तो हमने क्या करा, द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन के आधार पर डिस्कशन शुरू हुए। इसका क्या मतलब है कि भाई हर विषय पर कोई भी कानून बनाना है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होनी चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट, भाई स्टेट और सेंटर के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है, भाई स्टेट और पावर के बीच में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जुडिशरी को कितनी पावर दी जानी चाहिए, ये सारी जो तमाम क्या क्या ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, क्या राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट में जोड़ना है या नहीं जोड़ना, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थे सारे के सारे क्या करे गए, डिस्कस करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी गई। इसमें रीजन को सबसे ज्यादा फोकस दिया गया कि भाई सिर्फ कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, कोई अपनी जाति के लिए, कोई अपने रिलीजन के लिए, या कोई अपने सोशल जो उसका ग्रुप है उसके लिए काम नहीं कर रहा। सब किस विषय पे सोच रहे हैं? देश को लेकर। अगर मान के चलो डिस्कशन का पता क्या फायदा होता है, हमने वी फोकस्ड ऑन द पावर ऑफ रीजन। अगर मैं चाहूं कि भी मेरी कास्ट को फायदा हो और मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, तो बोलेंगे भाई कारण बताओ, तो क्या मैं अच्छा कारण दे पाऊंगा? मैं ये बोल सकता हूं कि जी ये मेरी कास्ट है इसलिए इसका फायदा कर दो? नहीं। आपको पता है वहां कोई भी व्यक्ति ऐसी बेतुकी बात कहेगा ही नहीं, क्योंकि कारण देना पड़ेगा। फोकस्ड ऑन द रीजन, रीजन इंपॉर्टेंट था, डेलिब्रेशन इंपॉर्टेंट था भी, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति जिसने भी पार्टिसिपेट करा है उसने अपने ओन इंटरेस्ट की बात नहीं कही। ओन इंटरेस्ट की बात कहेगा भी क्यों नहीं? क्योंकि उसको कारण देना पड़ेगा। तो नॉर्मली जो भी डिस्कशन हुए पूरे नेशन एज ए होल उसको ध्यान में रख के हुए। समझ में आ जाएगी वे बात? सिंपल सी बात है। कोई भी विषय था सब पे डिस्कशन हो रखे थे। रीजंस का क्या फायदा होता है कि भाई कोई भी व्यक्ति, मान के चलो मैं सोचूं कि भाई एससी कैंडिडेट तो यहां लगभग 28 है,
कैसे मैं इनके लिए कानून बनवा सकता हूँ, और टोटल यहाँ पे 293 है, तो मेरी कैसे चलेगी। तो जो छोटे वर्ग थे, जहां के रिप्रेजेंटेटिव कम थे, अगर वो भी, उनको भी यहाँ फायदा नहीं होगा। उनको क्या फायदा होगा कि भाई अगर वो कोई बात बोल रहे हैं तो असेंबली में उनको लॉजिक या रीजन देना पड़ेगा, और अगर उनका रीजन सही है तो सीधा सा रूल है कि भाई उसकी बात मानी जाएगी। जो ये प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन था ना, इसने हेल्प करी कि आदमी सिर्फ इस कारण कि भाई वो उनकी जनसंख्या कम है, उनकी विचारधारा के आदमी कम है, उनकी कास्ट के व्यक्ति कम है, उनके रिलीजन के व्यक्ति कम है, उनके ज्योग्राफिकल एरिया से व्यक्ति कम है, सिर्फ इस कारण से डिस्कशन में भाग ना ले। अगर ये प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन हमने अपना रखा है तो कोई भी व्यक्ति, उन्हें सिंगल विचारधारा का व्यक्ति कि मेरी आइडियोलॉजी का सिर्फ मैं हूं, वो भी अगर लॉजिक देता है तो भी उसकी बात मानी जाने की संभावना होगी। दूसरी बात, इस डेलिब्रेशन का फायदा कि कोई भी अपने तुच्छ जो नैरो थिंकिंग है उस हिसाब की बात नहीं बोलेगा। समझ में आ गया भाई? देखो ध्यान समझना, डिस्कशन का फायदा होता क्या है। एक तो सिर्फ आप अपने इंटरेस्ट की बात नहीं कह सकते, क्योंकि उसका आप लॉजिक नहीं दे पाओगे पूरे देश के सामने, तो आप हमेशा राष्ट्र को सेंटर में रख के बात कहोगे। दूसरी बात, आप सिर्फ अपने ग्रुप को, अपने रिप्रेजेंटेशन को देखकर दूर नहीं बैठ जाओगे कि भाई हमारे ग्रुप के, हमारी जाति के, धर्म के कम व्यक्ति हैं तो हमारी बात की वैल्यू है ही नहीं कोई। भाई अगर आप रीजन देने में सक्षम हो, आपने जो पॉइंट बोला उसके लिए आपके पास पर्याप्त कारण है, तो आपकी बात को वैल्यू दी जाएगी। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। हमने कभी भी, एक तो देखो, हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करी थी। फ्रेंचाइज, इसका क्या मतलब होता है? एक निश्चित उम्र प्राप्त किया गया कोई भी व्यक्ति, अमीर, गरीब, महिला, पुरुष, कोई भी है, उसको वोटिंग राइट होगा। इस पे तो सभी एक मत थे, ये तो पहले से ही डिसाइडेड था, ये करना है ये काम। तो इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यू हो सकते हैं, सब पे क्या करा गया है? डिस्कशन हुआ है। ये है भाई प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। क्या समझ पा रहे हो भाई? और इसमें पता क्या करा गया था? इसका जो प्रोसीजर था भाई, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया गया? लगभग 8 कमेटी थी जो इंपॉर्टेंट थी, और मतलब इस कुछ हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन का एक कमेटी को दे दिया कि भाई आपने राइट्स के बारे में बात करनी है, एक कमेटी को बोल दिया कि आपने रिजर्वेशन के बारे में बात करनी है, एक को बोल दिया भी सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में काम करना है। तो 8 कमेटी है, और इनके अध्यक्ष नॉर्मली कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अंबेडकर। और ये चारों ही पता क्या है? एक आइडियोलॉजी के व्यक्ति नहीं, इन चारों के खुद की अलग विचारधारा एक दूसरे से। अंबेडकर तो गांधी जी के और कांग्रेस के बड़े क्रिटिक्स रहे हैं कि भी आलोचना करते रहे, हमारे जो शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति हैं उनके लिए आपने कुछ करा ही नहीं। तो ये चारों व्यक्ति इन जो कमेटी है इनके अध्यक्ष रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक विचारधारा सिर्फ का काम भी हो रहा है भाई, यहाँ पे सबको पार्टिसिपेशन का मौका मिला है। ठीक है, इसके बाद ये कमेटी क्या करती? अपने हिस्से का काम करती, फिर उस हिस्से पे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस होता। ऐसा नहीं भाई इसने बना दिया और ये हाँ होगी, फिर वो दोबारा से जो इन्होंने बनाया वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस होगा। जो इन्होंने बनाया इनको उसके फेवर में तर्क देने पड़ेंगे, रीजंस देने पड़ेंगे, और उसके बाद सब अगर सहमत है तो वो प्रोविजन लागू होगा। वोटिंग, बहुत कम इश्यू ऐसे रहे जिसपे हमने वोटिंग डालनी पड़ी। हमारी कोशिश थी कंसेंट से काम हो। वोटिंग का क्या मतलब है? इनकी ना है, इनकी हाँ है, ये जीत गए तो ये क्या मानेंगे? हम हार गए। यहां पे किसी को हराने की कोशिश नहीं, यहाँ पे सबको साथ चलने की, लेकर चलने की कोशिश है। कोई भी ऐसा सिंगल आदमी भी ऐसा ना हो कि भाई मैं हार गया। नहीं भाई, आपको समझाया जाएगा, या तो आप अपनी बात के उसमें फेवर में लॉजिक दीजिए, अदरवाइज लॉजिक सुनिए। ठीक है, लगभग 166 मीटिंग
और 3 साल के समय में हुई, 2 साल 11 महीने 18 दिन में, और इतनी बैठकें हुई, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जाकर तैयार हुआ। भाई सिंपल है, समझ में आया भाई? बताओ। मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए। देखो हमने इसमें करा क्या है, एक बार थोड़ा सा सुन लो, जहां पे ही सुनेंगे। हमने क्या बोला है, डेलिब्रेशन का क्या मतलब है? ओनली रिप्रेजेंटेशन इज नॉट इनफ ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज नॉट इनफ। ठीक है, फिर क्या इनफ होगा? पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज नेसेसरी। ये प्रिंसिपल का आधार है ये, कि सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी नहीं, पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। अब पार्टिसिपेशन कैसे होगा? अगर नॉर्मली क्या होगा, जिस वर्ग के थोड़े व्यक्ति होंगे वो ये सोचेंगे भाई हमारा तो काम होगा ही नहीं। क्लियर है? वो सोचेंगे कि हमारा तो काम होगा ही नहीं। तो हमने ये डेलिब्रेशन का मेथड अपना रखा था कि भाई वाद विवाद होगा, डिस्कशन होगा। अगर आप सिंगल भी हो अपने वर्ग से और आपकी बात में लॉजिक है तो आपकी बात को माना जाएगा। इसका एक और फायदा देखो, इसका यहां पे लिख देता हूं, 8 कमेटी थी भाई। और दूसरी चीज, एक तो इट एस्केप्ड अस फ्रॉम नैरो थिंकिंग, कि भाई नैरो थिंकिंग से हमें बच गए। कोई भी सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात नहीं बोल सकता, किस कैसी बात बोलेगा, पूरे देश को ध्यान में रख के बात बोली जाएगी, क्योंकि लॉजिक देना है। और दूसरी, एवरी मेंबर हैज ए चांस टू कन्विंस द होल असेंबली। आया भाई मजा? बताओ, अगर आया तो यस लिख देना कमेंट में। मैं वो चीजें बता रहा हूं, सच में अलग लेवल की बातें हैं सारी। तो ये है भाई, ये है द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। प्रोसीजर मैंने बताया कि 8 कमेटियां बनाई गई, ठीक है। और उन 8 कमेटियों में, एक सेकंड भाई टाइम देख लेता हूं थोड़ा सा, 50, 10 और 8, हाँ 8 कमेटी बनाई गई, जिनके जो अध्यक्ष थे, हेड ऑफ द कमेटी जो थे, वो अलग अलग विचारधाराओं के व्यक्ति थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर जैसे व्यक्ति थे, जो जिनकी एक जैसी विचारधारा थी नहीं, वो किसी भी विषय पे एक दूसरे के साथ थे ही नहीं, वैसे व्यक्तियों को संविधान बनाने का काम दिया गया। इन्होंने अपने हिस्से का काम किया और फिर वो कंप्लीट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये लेकर आते। प्रोसीजर मैं बता रहा हूं कि कैसे डिस्कशन होता है। फिर लोग इनसे क्वेश्चन पूछते कि भाई ये क्यों करा गया, तो ये हर चीज का इनको जवाब देना पड़ता, सबको सहमत करना पड़ता। और जब ये सबको सहमत करते, या फिर उसमें अगर कई बार क्या होता, कुछ और एड ऑन होता या फिर कुछ माइनस करा जाता, लोगों से भी राय ली जाती, इवन जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसको
मीडिया के माध्यम से आम आदमी तक भी पहुंचाया गया, आम आदमियों से भी राय लेने की कोशिश करी जाती। तो ये कोशिश थी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में देश के प्रत्येक नागरिक को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन होने के बाद वो कानून, मतलब वो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में लागू होता। ये है भाई, ठीक है। दूसरी बात ये भी है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 166 टाइम 166 दिन ये बैठे, 3 साल के समय में, 2 साल 11 महीने 18 दिन के समय में, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्यारा सा ये बनकर तैयार हुआ। क्लियर है? एक बार और थोड़ा सा इसको समझ लें भाई। ये तो हमने पिछली क्लास में करा था, एक बार यहां देखें। कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब है कौन कौन से वर्ग शामिल थे। तो हमने बता दिया था भी मुस्लिम, सिख, जनरल, जनरल में भी एससी बीसी सब, जिसका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जो हो सकता था, सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल थे। और ये जो दूसरी बात थी, सिर्फ जो कांग्रेस पर सभी वर्गों के लोग भी और सभी विचारधाराओं के लोग भी। पता है क्या होता है, ये माना जाता था भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ वकील हैं, अमीर, ऐसा नहीं था। हाँ, डायरेक्टली चुने हुए नहीं थे, इनडायरेक्टली चुने हुए थे। उसके बाद भी एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज देयर ओन रिप्रेजेंटेशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कंपोजिशन में एवरी सेक्शन और एवरी आइडियोलॉजी, यही तो होता कंपोजिशन। कैसे बनी थी? जिसमें सेक्शन के, मतलब सोसाइटी के प्रत्येक सेक्शन के लोग शामिल थे, ठीक है। और प्रत्येक सेक्शन के आदमी शामिल थे, प्रत्येक विचारधारा के आदमी शामिल थे। कैसे थे? अभी बता दिया कि वे मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, जनरल भी थे। जनरल में एससी बीसी सब थे, अमीर गरीब जमींदार सब थे, अगर आप उसका आइडिया लगाओगे। और एक दूसरा भी ये बोल देते सिर्फ कांग्रेस विचारधारा, नहीं भी, कांग्रेस एक विचारधारा है ही नहीं। कांग्रेस तो एक कोएलिशन ऑफ आइडियोलॉजी है, बहुत सारी विचारधाराओं के लोग कांग्रेस में है। समझ में आई भाई? तो ये एक विचारधारा हो या कोई एक सेक्शन से ज्यादा लोग हो, ऐसा नहीं था, प्रत्येक सेक्शन के लोग थे। और इस ये बनी फिर कैसे? कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पे बनती है। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 को जाकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है। शुरुआत में अनडिवाइडेड इंडिया के लिए बनाई थी। 292 सीट ऐसी थी जो डायरेक्ट कंट्रोल में ब्रिटिश सरकार के, वहां से इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे ये। और 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट की, ये लगभग नॉमिनेटेड थे। 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति था। सारी सीटें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखी थी। फिर उसके बाद जब इंडिया डिवाइड होगा, उसके बाद टोटल सीट बच गई 293। बाकी की सीट कहां पे चलेगी? पाकिस्तान के पास। 24 जनवरी 1950 को लास्ट बार कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन हुए। 284 मेंबर उस दिन प्रेजेंट थे। और 26 जनवरी, अगर हम 1950 की बात करें तो हमने क्या कर दिया? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल है भाई, सब कुछ है ना, बड़ी सिंपली हम काम कर रहे हैं ये सारे। उसके बाद का नेक्स्ट स्लाइड देख लो। द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन इजिली समझा दिया है। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होना काफी नहीं है, पार्टिसिपेशन होना जरूरी है हर एक सेक्शन का। और इस डेलिब्रेशन वाले मेथड का तरीका क्या है? अगर आप अपने सेक्शन से एकमात्र हो, सिंगल हो, तो भी आप जो अपनी विचार है उसके प्रति तर्क देकर दूसरों को मनाने का प्रयास आप कर सकते हो, ठीक है। और भाई इसी के कारण हम अपनी जो नैरो थिंकिंग होती है कि भाई सिर्फ हम अपने इंटरेस्ट की बात करें, वो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमसे रीजन पूछा जाएगा, हम अपने फेवर में रीजन मुश्किल से देंगे। तो नॉर्मली हर व्यक्ति ने पूरे देश के फेवर की बात करी
और एवरी मेंबर हैज ए चांस टू कन्विंस द होल असेंबली। और इसका पीछे जो लॉजिक था द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन के माध्यम के पीछे कि ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज नॉट इन, पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज नीडेड। हर विषय पे डिस्कस होगा, रीजन की पावर होगी, तर्क दो बस, कोई वोटिंग नहीं, कंसेंट की बात करी गई। ठीक है, कल तक के लिए प्रणाम करूं। अगर क्लासेस सही है तो लाइक कमेंट शेयर जैसा भी सभी बोलते हैं एज यू विश। और पढ़ो बस, तुम पढ़ रहे हो ना तो वो भी बहुत है। पढ़ते रहो, लिखते रहो, जो भी जरूरी है इसमें। और मैं ये बताऊंगा, ये जो थोड़ा थोड़ा समय तुम पढ़ाई को देते हो ना, एक दिन इसकी बड़ी वैल्यू होगी। चलो ज्यादा नहीं, थैंक यू, बाय बाय।